हेलो एवरीवन। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का स्टार्ट करेंगे सेंट्रल ऑर्बिट्स के बारे में। ठीक है, तो सेंट्रल ऑर्बिट्स आपके सिलेबस में होगा, मॉड्यूल 2 में होगा, देखे होंगे, जहाँ पे हम लोग सेंट्रल ऑर्बिट्स के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले कुछ चीज़ें सीखते हैं, बेसिक बेसिक चीज़ें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंट्रल ऑर्बिट्स है, जनरल पॉइंट मतलब ऐसा ही आपको आपके नॉलेज के लिए थोड़ा सा बता दिया जा रहा है कि जो इसेंट्रिसिटी होता है प्लेनेट का, वो कितना कितना सभी का है। तो यहाँ पे आपके अर्थ का पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यूज में आएगा, तो इसलिए यहाँ पे दे दिए कि मरकरी का 0.206 है इसेंट्रिसिटी। अर्थ वाला याद करके जाइएगा, 0.17 है। ठीक है, इसेंट्रिसिटी समझते हैं ना। जब ई का वैल्यू अगर इक्वल टू 1 हो तो उसे हम लोग क्या कहते थे, पैराबोला कहते थे। अगर ग्रेटर देन हो तो क्या होता था, हाइपरबोला होता था। और लेस देन होता था तो इलिप्स होता था। तो ये चीज़ तो आपको याद होगा इसेंट्रिसिटी में ईजीडी पढ़े हैं तो। ठीक है, ईजीडी पढ़े हैं ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वहाँ पे आपको बताया गया होगा। ठीक है, तो चलिए, तो उसके बाद वही याद कर लीजिएगा, मरकरी का कितना है, वेनस का, अर्थ का, मार्स का, जुपिटर का। ठीक है, इस तरह से याद कर लीजिएगा सभी का एक बार। और अर्थ का तो याद ही होना चाहिए, 0.17 होता है। ठीक है, पटोलमी सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग सन अर्थ के चारों ओर घूमती है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया था कि सन जो है अर्थ के चारों ओर घूमता है, लेकिन ये क्या हुआ, फेल हुआ स्टेटमेंट। ठीक है, नसीर इबिन तूसी ने बताया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लेकिन ये भी क्या हुआ, गलत हुआ, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है। अभी जस्ट इसके पीछे देखे थे, तो जब सूर्य के निकट नजदीक, पहले तो सर्कुलर मोशन नहीं है, इलिप्टिकल पाथ पे ये रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है। दूसरी बात, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, यहाँ पे क्या है, कभी घट जा रहा है तो कभी बढ़ जा रहा है। जब सूर्य के नजदीक आता है तो स्पीड बढ़ जाता है, दूर जाता है तो घट जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट फेल हुआ। ठीक है, कॉपरनिकस हेलियोसेंट्रिक मॉडल के अनुसार सन सोलर सिस्टम के बीच में मौजूद है, सोलर सिस्टम के बीचों बीच में मौजूद है। ठीक है, और टाइको ब्राहे के द्वारा 30 साल तक डाटा जमा करके बताया गया कि सूर्य के चारों ओर ऑल प्लैनेट्स घूमती है, लेकिन सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है। तो यहाँ तक नहीं, लेकिन अभी जो हम लोग जानते हैं वो क्या जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। लेकिन टाइको ब्राहे क्या बोले कि सभी प्लैनेट्स है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन पृथ्वी के चारों ओर कौन लगाता है, सूर्य लगाता है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये सब पहले के दिए साइंटिस्ट हैं जो पहले के ज़माने में बताए थे कि कैसा कैसा होता है था। मतलब जिनको जैसे जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे ना, केमिस्ट्री पढ़े होंगे 10th उन्थ में, तो आज कुछ कोई थ्योरम पढ़े, कोई मॉडल पढ़े, तो वो आज फेल हो गया। ठीक, आज पढ़ के गए, कल आए तो सर बताए ये मॉडल फेल हुआ था, फिर नेक्स्ट मॉडल आया, वो मॉडल भी फेल हुआ, फिर दूसरा मॉडल आया। तो हम लोग क्वेश्चन मतलब ऐसे राइज कर देते थे कि सर ऐसा बात है तो फिर पढ़ाया क्यों जा रहा है। तो पढ़ाया इसलिए जाता है ताकि उस चीज़ को सीख मिले आपको, उस चीज़ को फिर से आप वो दोबारा गलती ना करें। ठीक है, तो वही है। फिर जॉन्स कैपलर ने बताया कि जो टाइको ब्राहे के मरने के बाद उसका डाटा चुरा लिया, इन्हीं ने बताया था कि हमारा जो ऑर्बिट है वो क्या है, इलिप्टिकल है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कहानी था। ये आपके सिलेबस के पार्ट कहिए तो नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिख दिए। मतलब ये थोड़ा सा कोई जिस टाइम लाइव पढ़ाते थे ना, लाइव क्लास लेते थे, तो उसी टाइम का नोट्स बना हुआ है, तो उस टाइम कोई सवाल किया था इस पे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा लिख के दे दिए थे। तो ये चीज़ आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ इसी के अंतर्गत आता है, मतलब कहीं बाहर का नहीं है। ऐसा नहीं कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो ये मैं अथी क्या केमिस्ट्री का पार्ट है, ऐसा नहीं है। ये फिजिक्स का ही पार्ट है और इसी से रिलेटेड भी है, बट आपके सिलेबस में नहीं था। ठीक है, चलिए, अब आते आपका सिलेबस में क्या, सेंट्रल ऑर्बिट्स क्या है। ठीक है, आपके सिलेबस में यहाँ पे टॉपिक दिख रहा है सेंट्रल ऑर्बिट्स क्या है, तो यही आपके सिलेबस में। तो सेंट्रल ऑर्बिट क्या है, सेंट्रल फोर्स क्या है, इसके बारे में समझते हैं दोनों। सेंटर ऑफ फोर्स क्या है, तीन टॉपिक यहाँ पे समझाने जा रहे हैं अभी। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे जो थ्योरी है उसको पढ़ा देंगे। पहला यहाँ पे दिख रहा है सेंटर फोर्स, सेंट्रल फोर्स। दूसरा दिख रहा होगा सेंटर ऑफ फोर्स। ठीक है, दूसरा दिख रहा होगा यहाँ पे सेंटर ऑफ फोर्स, सेंटर ऑफ फोर्स, और तीसरा दिख रहा है सेंट्रल ऑर्बिट। ये तीन टॉपिक को समझाते हैं, एक ही फिगर से तीनों समझ में आएगा। तो ध्यान से ये फिगर को देखेंगे। मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल है, ए है। ठीक है, और फिक्स पॉइंट है। तो यहाँ से जो आपका
पाथ है, जिस पाथ पे एक कोई पार्टिकल है, ये मान लीजिए कोई पार्टिकल है, तो ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है यहाँ पे, और इस पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा, सेंट्रल फोर्स कहलाएगा, और ये पॉइंट ही सेंटर ऑफ फोर्स है, ठीक है। ये पॉइंट ही आपका सेंटर ऑफ फोर्स है, सेंटर ऑफ फोर्स है। इस पॉइंट को यहाँ पे इस पार्टिकल पे लगने वाला सेंट्रल फोर्स होगा, और जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट को हम लोग सेंट्रल ऑर्बिट के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो यही है, बस डिफिनीशन देख लीजिए थोड़ा सा, कि ए फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन ऑलवेज पासेस, देखिएगा, ए फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन ऑलवेज पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, किसी फिक्स्ड पॉइंट से क्या करे, पास करे, इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स, ठीक है। एंड फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ फोर्स, और जो ये फिक्स्ड पॉइंट है वो क्या है, आपका सेंटर ऑफ फोर्स है। सेंट्रल ऑर्बिट क्या है, तो ये सेंट्रल ऑर्बिट इज द पाथ डिस्क्राइब्ड, जो पाथ डिस्क्राइब्ड किया गया है बाय ए पार्टिकल मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स, ठीक है। अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स के द्वारा जो पाथ पे वो रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उस पाथ को हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रल ऑर्बिट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं थ्योरम, मतलब थ्योरम में क्या पूछ रहा है कि ये सेंट्रल ऑर्बिट ऑलवेज ए प्लेन कर्व, जो सेंट्रल ऑर्बिट होता है हमेशा एक प्लेन कर्व होता है, इसको प्रूफ करना या थ्योरम जो भी बोलिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो वो पॉइंट है ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ फोर्स है, और यहाँ पे पी पॉइंट क्या है, पार्टिकल्स के डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो टेक द सेंटर ऑफ फोर्स ओ एज द ओरिजिन, ये ओरिजिन ऑफ ए वेक्टर, लेट पी बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पी क्या है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन ए सेंट्रल ऑर्बिट, और सेंट्रल ऑर्बिट में किसी टाइम पे, एनी टाइम पे क्या कर रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो ओ से पी का डायरेक्ट डिस्टेंस हो गया वो आर हो गया। आपको पता होगा कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, एक बार डिफरेंशिएट करते तो वेलोसिटी होता है, और दूसरे बार डिफरेंशिएट करते तो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, उस डिस्टेंस को दो बार डिफरेंशिएट किए, डेरिवेटिव किए, तो एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। तो इसको आर पैरेलल डी टू अपॉन आर अपॉन डी टी स्क्वायर को आप तोड़िएगा, ठीक है, मतलब सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा, तो इसका क्या होता है, इसका डेरिवेटिव ये वाला है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव ये वाला है, और यहाँ पे ये वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, ए वाला वैल्यू को ये देखिए, डी अपॉन डी टी है, इसको इधर भेजेंगे, जीरो होगा, ए वाला वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे मान लीजिए 2 × 3 इजकल टू जीरो है, तो 3 बराबर जीरो है, 2 वहाँ पे क्या है, कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, कि इसके बराबर जीरो है, इसको कांस्टेंट लेते हैं, तो डी आर अपॉन डी टी इंटू आर वैक्टर इजकल टू क्या है, एच वैक्टर, जिसको कांस्टेंट वैक्टर बोल रहे हैं, यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें इस वैल्यू को पुट करेंगे, डी आर अपॉन डी टी इंटू आर का वैल्यू को आप पुट करेंगे, उसका वैल्यू कितना है, एच है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू को एच पुट कर देंगे, यानी डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट होता है, तो आर परपेंडिकुलर एच, यानी वेरीफाई हो गया कि जब भी परपेंडिकुलर होता है तो एक ही प्लेन में होता है। तो यही बस लाना था आपको, बहुत ही सिंपल सा था, ठीक है। वेरीफाई ए सेंट्रल ऑर्बिट इज ऑलवेज ए प्लेन कर्व, जब परपेंडिकुलर हो तो वो एक ही प्लेन में होता है, ठीक है। तो यही प्रूव करना था, बहुत छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। तो देख लीजिएगा एक बार। आइए देखते हैं अब न्यूमेरिकल में आपके, ठीक है, देखिएगा जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है, फॉर द इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ ए स्पेस क्राफ्ट अराउंड द अर्थ शोन इन फिगर डिटरमाइन द स्पीड वी ए, ठीक है। आपको स्पीड निकालना है कहाँ पे, पॉइंट ए पे, विच रिजल्ट इन ए प्रीजी एल्टीट्यूड एट बी ऑफ 200 किलोमीटर, व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द ऑर्बिट। आपको एसेंट्रिसिटी भी निकालना है, ठीक है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, ए पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, कितना होगा वेलोसिटी। तो हम लोग ए पे भी निकाल लेंगे, बी पे भी निकाल लेंगे, इस बार ए पे पूछा, हो सके कभी बी पे पूछे, ठीक है, तो इस पे भी निकाल लेंगे। फिगर क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, यहाँ पे आपका सन है, ठीक है, यहाँ पे आपका प्लेनेट है, अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे 600 जो आपका ये कम वाला डिस्टेंस क्या कहलाता था, प्रीजी, और ज़्यादा वाला डिस्टेंस क्या कहलाता था, अपोजी या एफिलियोन या और कम दूरी वाला पेरिफिलियोन, ठीक है। तो डिस्टेंस दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 200 किलोमीटर, इसका दिया हुआ है 600 किलोमीटर, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। हाइट ऑफ प्रीजी कितना दिया हुआ है, 200 किलोमीटर, और हाइट ऑफ अपोजी दिया हुआ है 600 किलोमीटर, फिगर में दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है। तो रेडियस ऑफ प्रीजी कितना हो जाएगा, तो अर्थ का रेडियस प्लस हाइट ऑफ प्रीजी, तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है,
6378 प्लस 200 कितना हो गया 6578 किलोमीटर। ये किसका हो गया, रेडियस ऑफ पेरिजी निकल गया। रेडियस ऑफ अपोजी निकालिए, तो रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ एपोजी। तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना था 6378 और प्लस हाइट ऑफ अपोजी कितना दिया हुआ था 600 किलोमीटर। जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 6978 किलोमीटर। जिसको मीटर में बदलेंगे तो 3 को शून्य बैठा देंगे, ठीक है। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, पीछे सेकेंड लॉ जब पढ़ा रहे होंगे तो वहां पे बताए थे आर ए माइनस आर पी, यानी रेडियस ऑफ अपोजी माइनस रेडियस ऑफ पेरिजी बटा रेडियस ऑफ अपोजी प्लस रेडियस ऑफ पेरिजी, ठीक है। तो बस अपोजी माइनस रेडियस ऑफ अपोजी जो निकाले माइनस रेडियस ऑफ पेरिजी बटा रेडियस ऑफ अपोजी प्लस रेडियस ऑफ पेरिजी कर दीजिए, बस हो गया, ठीक है। तो ही 6978 माइनस 6578 बटा 6978 प्लस 6578 जोड़ देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 0.0295। यही आपका हो गया आंसर क्या, इसेंट्रिसिटी का। तो इसेंट्रिसिटी कितना है 0.02950, ठीक है। चलिए वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला दिए थे, वेलोसिटी कितना था √2 इंटू जी एम आर पी बटा आर ए इंटू आर ए प्लस आर पी, ठीक है। ये फॉर्मूला है। तो रेडियस ऑफ अपोजी रेडियस ऑफ पेरिजी सब पता है, ठीक है। मास भी पता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो कितना होता है 6.6729 गुने 10 के पावर माइनस 11। तो ये वैल्यू आपको पता है, जी का वैल्यू इतना होता है, ठीक है। तो जी का वैल्यू हो गया, यहाँ पे एम का वैल्यू मास जो इतना दिया हुआ रहेगा 5.98 मास दिया हुआ है, ठीक है। इसको 5.98 गुने 10 के पावर 24 सन का क्या है मास है, ठीक है। यहाँ पे तो उसका मास रख दिए इंटू एक सेकेंड, ठीक है। तो 2 इंटू एक सेकेंड रुकिए, तो सन का है कि इसका चेक, एक सेकेंड वेट कीजिएगा प्लीज। मास ऑफ सन अर्थ का मास होगा, ठीक है। यहाँ पे अर्थ का मास है, ठीक है। सन का 1.9 कुछ होता है। तो ये अर्थ का ही होगा, प्लेनेट का निकाल रहा है ना, तो अर्थ का यहाँ पे मास होगा। तो मास इसका कितना है 5.98 गुनी 10 के पावर 24 है केजी, ठीक है। इसका मास दिया हुआ है, रेडियस है, सब पुट कर दीजिएगा वैल्यू। देखिए यहाँ पे क्या सिंपल सी बात है, अपोजी निकालना है, ठीक है। ए पॉइंट पे निकालना है, अपोजी का पॉइंट निकालना है। तो आरपी ऊपर आरपी से गुना होगा, ठीक है, आर ए बाहर निकलेगा, ठीक है। मतलब इस तरह से ट्रिक से याद कर सकते हैं आप। पेरिजी है तो आर ए यहाँ होगा, आरपी बाहर होगा, ठीक है। तो इस तरह से याद कर लीजिएगा, बस सबका वैल्यू पता है, अपोजी पेरिजी सब पता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पता है, मास पता है 5.98 गुने 10 के पावर माइनस 10 के पावर 24 केजी, ठीक है। ये मास है अर्थ का। तो यहाँ पे बस वही पुट कर दीजिएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो यही वैल्यू आ जाएगा आपका, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं ना। तो पेरिजी अपोजी का जो वेलोसिटी है वो याद रखना है आपको कि वेलोसिटी ऑफ अपोजी पॉइंट, अपोजी मतलब जो नज़दीक जो दूर का डिस्टेंस है, और पेरिजी मतलब जो नज़दीक का डिस्टेंस है, ठीक है। तो वो उसका वैल्यू जो होता है √2 इंटू जी, जी यहाँ पे क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू 6.6729 होता है गुने 10 के पावर माइनस 11 होता है। मास हो जाता है 5.98 गुने 10 के पावर 24। आरपी मतलब रेडियस ऑफ पेरिजी, उसका वैल्यू पुट करेंगे, अभी पीछे निकाले। रेडियस ऑफ अपोजी का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। रेडियस ऑफ अपोजी प्लस रेडियस ऑफ पेरिजी का वैल्यू पुट करेंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरह से पेरिजी का डिस्टेंस निकालना है तो 2 इंटू जी इंटू मास इंटू ऐसे याद कर लीजिएगा ना, सीधा सीधी। ए है तो यहाँ पी से गुना होगा, ठीक है, ऊपर में। यहाँ पी है तो यहाँ आर ए से गुना होगा। ये आप जैसे याद रखना चाहें वैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे याद कर सकते हैं। हम लोग ऐसा ही याद किए थे, पी है यहाँ पे ए से गुना होगा, ठीक है। इस तरह से आपका जैसे मन, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे और वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। यही पूछ रहा था कि